चाइना का एक आंकड़ा है कि लगभग 24 लाख लोग प्रति वर्ष वहां पे मरते हैं और 21 लाख से भी अधिक लोग भारत में वायु प्रदूषण से मरते हैं। और जिनका की आंकड़ा एक जर्मनी की एक संस्था है मैक्स, यदि हमारे संज्ञान में आ रहा है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च किया और उस शोध में यह आया कि 2019 में दुनिया में लगभग 83 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। अब 83 लाख लोगों की जो मौत वायु प्रदूषण से हुई, जिसमें प्राकृतिक सोर्सेज जो होते हैं यानी कि ज्वालामुखी और जंगलों में लगने वाली आग, रेगिस्तान के जो रेतीले कण होते हैं, उनको यदि शामिल किया जाए तो उससे 61% मौतें इसी से हुई, यानी कि लगभग 51 लाख मौतें। नमस्कार दोस्तों, पिछले कंटेंट में भट्टों के संदर्भ में हमने एक कंटेंट बनाया और उसमें हमने बताया कि किस तरह से ईंट भट्टों का जो संचालन है वो किस तरह से होता है, ईंट के पकाने की विधि क्या है, जो संबंधित विभाग हैं उनकी क्या भूमिका है। बहुत सी बातों को हमने एक्सप्लोर किया और जिसमें ये भी था कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड में ईंट पकती है, 800 से लेकर के 1200 और आगे अधिकतम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में ईंट पकाई जाती है। ईंट बनाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही जटिल परिस्थितियों से होकर के गुजरती है। इसमें बहुत सारे लोगों का पराक्रम होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लगभग 47 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर बता रहा है, ये विभूतियां हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसे हजारों लाखों मजदूर श्रमिक ईंट भट्टे के व्यापार से अपनी जीविका चला रहा है। और उसमें एक रिकॉर्ड आता है, एक रिपोर्ट, कुछ आंकड़े बताते हैं कि 10 मिलियन से भी अधिक लोग ईंट भट्टों के व्यापार से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बातों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे मैटर आपने वीडियो में देखे, बहुत सारी चीजें वीडियो में देखी। अब उसके आगे की प्रक्रिया क्या है कि ईंट जब बन जाती है, मार्केट में जाती है, तो उसके बाद जो है, अभी हमने ये बताया कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे ईंट पकता है, कैसे ईंट की जो है पथाई यानी कि ईंट कच्ची ईंट, जो मिट्टी से कच्ची ईंट बनाई जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है। अब उसके आगे का प्रोसीजर ये है कि हम आगे का प्रोसीजर जब देखते हैं, आगे का जब अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ईंट का जो निर्माण होता है, ईंट का जो व्यापार है, पहले तो हम ये मान के चलें कि ईंट का जो बिजनेस होता है वो बहुत ही बड़ा उद्योग है, छोटा मोटा उद्योग नहीं है। ईंट का ये बड़ा उद्योग है जिसमें कि करोड़ों लोगों की जीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है। तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि ये विभाग जो है, यानी कि जो ईंट भट्टे का जो व्यापार है, ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें सुधार की गुंजाइश बने वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग मैटर है, परंतु इस भट्टे की, ईंट भट्टे का जो उद्योग है, इसकी दुर्गति हो जाए, इसके लिए जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो पूर्णतः जिम्मेदार बनते हैं। कैसे? 2012 में, और उसके आगे बढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि ईंट भट्टों पे ये कंटेंट बनाने की आवश्यकता कहां पड़ती है। अभी डीएमजे के कुछ आंकड़ों की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया में, यानी कि भारत में, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से मौतें होती हैं। चाइना का एक आंकड़ा है कि लगभग 24 लाख लोग प्रति वर्ष वहां पे मरते हैं और 21 लाख से भी अधिक लोग भारत में वायु प्रदूषण से मरते हैं। और जिनका की आंकड़ा एक जर्मनी की एक संस्था है मैक्स, यदि हमारे संज्ञान में आ रहा है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च किया और उस शोध में यह आया कि 2019 में दुनिया में लगभग 83 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हुई। अब 83 लाख लोगों की जो मौत वायु प्रदूषण से हुई, जिसमें प्राकृतिक सोर्सेज जो होते हैं यानी कि ज्वालामुखी और जंगलों में लगने वाली आग, रेगिस्तान के जो रेतीले कण होते हैं, उनको यदि शामिल किया जाए तो उससे 61% मौतें इसी से हुई, यानी कि लगभग 51 लाख मौतें। तो इसमें यह देखते हैं कि ईंट भट्टे का कंटेंट बनाने की आवश्यकता किस लिए पड़ी।
ईंट भट्टों को टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता किसी का। ईंट भट्टों का टारगेट इसलिए हो जाता है कि देश की लगभग 68.8% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और देश के 80% से भी अधिक जो ईंट भट्टे होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों से बिलोंग करते हैं। तो सवाल यही आता है कि वायु प्रदूषण को लेकर के जो जागरूकता दिखाई गई, यानी कि 2012 से जो ईंट भट्टे वालों के ऊपर जो लगाम को टाइट किया गया, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, या यूं कह लीजिए जो जुड़ गया है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात कर लें, मंत्री जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, तो ये देखते हैं कि 2012 से जो ईंट भट्टों की लगाम टाइट की गई, और जो तय मानक होते हैं भट्टों की स्थापना को लेकर के, जो तय मानक थे उनको लेकर के जो जागरूकता और उन नियमों को, उन मानकों को सख्त करने का, सख्ती से लागू करने का, यानी कि सख्ती से नोटिफाई करने का जो प्रहसन यानी कि ड्रामा किया गया, उसकी कलई तब खुल जाती है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया कि फरवरी 2023 से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के समस्त भट्टे जो हैं वो ऐसी जो FCBT के तकनीक होती है, इसको अपग्रेड करके जो वर्टिकल सॉफ्ट या जिगजैग तकनीक होती है उसको अपना लिया। यदि किसी भट्टे में नहीं अपनाया गया तो जब शिकायत मिली तो उसके बाद उसको इस नियम को फॉलो करने का समय दिया गया और उसमें सुधार किया गया। तो ये देख सकते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के संदर्भ में यदि बात करें, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उस संदर्भ में बात करें तो 75% से भी अधिक भट्टे जो है, ईंट भट्टे, वो ऐसी FCBT के तकनीक पर ही आधारित है और ऐसा जहर जो है वो उगल रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार ये भट्टे वाले अधिक होते हैं, या जो CPCB, NGT और जो संबंधित संस्थाएं यानी कि माइनिंग डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो बात वही पर आ जाती है कि ऐसे भट्टे, जबकि जिगजैग तकनीक को अपनाए हुए विभाग कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दे रहा है, हलफनामा दे रहा है कि ऐसे भट्टों को बंद कर दिया गया, तो फिर ऐसे भट्टे बहुतायत में यदि चालू हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है जाकर के? इसका जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी चीज ये है। और हम किस भट्टे में हैं ये उल्लेख करने की आवश्यकता रह नहीं जाती है कि हम किसी व्यक्तिगत भट्टे वाले को टारगेट नहीं कर सकते या किसी 10-20 भट्टे वालों को टारगेट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सारे के सारे अधिकारीगण, मंत्रालय में बैठे हुए मंत्री जी और सभी जानते हैं कि 75% तो छोड़ दीजिए, 80% से भी अधिक भट्टे जो हैं वो पुरानी परंपरागत तकनीक यानी कि FCBT के तकनीक से ही संचालित हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम ये ग्राउंड में घूम रहे हैं, कहाँ पे कोयले का जो निस्तारण केंद्र या निस्तारण स्थल है ये बना हुआ है, और किस भट्टे में देखते हैं जो बाउंड्री वॉल की बात की गई है वो बाउंड्री वॉल कहाँ पे है। ऐसे बहुत सारे मानक हैं जो कि मंत्रालय की गाइडलाइन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गाइडलाइन में है। अब यहाँ पर कहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे बाउंड्री है 3 मीटर की। तो ये सारे के सारे मानक जो कि ऊंट के मुंह में जीरा यूं कह लीजिए कि दिखावे के लिए होते हैं, और आम पब्लिक का पैसा जो है वो टैक्स के रूप में बंदरबांट किया जाता है और आम पब्लिक को सरासर बेवकूफ बनाया जाता है। सिस्टम के अधिकारी हों और सिस्टम की अधिकारियों का यानी कि सिस्टम से प्रश्रय लेने वाले ऐसे कुछ लोग हों जो कि FCBT का तकनीक नहीं है। और हम ये क्यों बताएं कि ये कौन सा भट्टा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये देखने की जरूरत है कि ये जो जहर भट्टे की चिमनी से निकल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार ये भट्टे वाले जो हैं उनसे अधिक अगर देखा जाए तो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। यदि ऐसा नहीं तो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जब उदासीन है और वो जब वसूली में लगे रहते हैं, पैसा ऐंठने में लगे रहते हैं, पैसे बनाने में लगे रहते हैं, तो फिर ऐसे जो भट्टे हैं उनसे ऐसा जो जहर है कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख रहे हैं ये जो धुआं निकल रहा है इसमें बहुतायत में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन गैस इसमें बहुतायत में है, और बहुत सारे जो ये जो धूल होती है जो वातावरण में, ये जो धूल, ये डस्ट जो होती है, तो ये PM पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं यहाँ 2.5 उनकी बहुत बाहुलता है। और ऐसे जगहों पे जो काम करने वाले होते हैं उनको भी श्वसन संबंधी बीमारी होती है और
बहुत सारे जो आसपास के जो बस्तियों के लोग होते हैं उनको भी श्वसन संबंधित बीमारी होती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि ईंट भट्टे का जो व्यापार है, इससे जुड़े हुए जो गरीब लोग होते हैं, इससे जुड़े हुए जो व्यापारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य करते हैं, जिनकी जीविका चलती है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके ऐसे व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कि ऐसे भट्टों की स्थापना के लिए सीपीसीबी की एक गाइडलाइन है कि ऐसे भट्टों की स्थापना आबादी से, यानी कि ऐसे भट्टों की स्थापना 300 जहां पर 20 परिवार रहते होंगे, यानी कि जहां पर 100 से 150 लोग जहां पर रहते होंगे, तो ऐसे भट्टों की स्थापना जो है उनसे 1 किलोमीटर, उस छोटी सी बस्ती से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगी। नई गाइडलाइन है कि नए भट्टे जो स्थापित होंगे, हालांकि जो पुराने भट्टे चल रहे हैं उनमें ही बहुत ज्यादा जनहानि हो रही है। उनके लिए क्या, अब ये देखते हैं कि ये जो मजदूर हैं ये आराम कर रहे हैं। ये जो मजदूर कार्य करने वाले होते हैं, एक भट्टे में उमूमन 25 से 30 परिवार जो होते हैं वो कार्य कर रहे होते हैं। तो क्या इनको, ये जो मजदूर होते हैं, एक मनुष्य होने के नाते इनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये मनुष्य नहीं है? जब 20 परिवार कहीं रहते होंगे, उस जगह से नई गाइडलाइन के मुताबिक भट्टे की स्थापना 1 किलोमीटर दूर होगी, तो ये जो 25 परिवार या 50 परिवार भट्टे में कार्य कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या वो क्या इंसान नहीं है? यदि वो मनुष्य हैं तो फिर उनके जीवन की गारंटी कौन लेता है? यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यवसाय से जनहानि को ऐसे नहीं रोका जा सकता है जब तक कि ऐसे व्यवसाय जो हैं, जो कि मनुष्य की जान के लिए घातक बने हुए हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन न कर दिया जाए। तो ये परिवर्तन क्या है, ये आमूलचूल परिवर्तन क्या, इनमें भी डिस्कस करेंगे, इनमें भी वीडियो बनाएंगे, इनमें भी कंटेंट बनेगा। वो सुझाव भी होंगे कि ऐसे ब्रिक का विकल्प क्या है, ऐसे ब्रिक का क्या कोई ऑप्शन है, जो कि ये लाल ब्रिक होती है। और तो और देख लीजिए कि इसका कोई विकल्प है कि नहीं है। और एक चीज देख लीजिए, ये जो ईंट बनता है, इसमें एक चीज और भी है कि बहुत सारे मानकों का पालन नहीं होता है। आपके सामने है, कोई बाउंड्री नहीं है। और ये देखिए, ये एफसीबीटी के तकनीक है, जिसमें धड़ल्ले से जो काला धुआं है, ये वातावरण को दूषित कर रहा है। और ऐसे एक भट्टे की बात नहीं है, ऐसे ही हजारों, सैकड़ों नहीं, ऐसे हजारों भट्टे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। और हमारा जो कैमरा है वो भट्टों के पास में जाकर के निरंतर ये शूट करता ही रहेगा। किसी से न किसी भट्टे वाले से डरने वाले हैं, इस तरह से न किसी को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि ये हजारों भट्टों की यही दशा है। तो बिना रुके, बिना डरे, बिना भयभीत हुए इस तरह के कंटेंट आप देखने वाले हैं, क्योंकि ये देश की, प्रदेश की या कानपुर देहात के संदर्भों में आम आदमी की जान से जुड़ा हुआ मामला है। और आम आदमी की जान से जान जुड़ा हुआ मामला होगा, वहां पर हमारे जैसे लोगों के कैमरे जो हैं वो बंद नहीं रह सकते। अब बात करते हैं, ये ईंट की बात हो रही थी, ये देखिए, ये लाल ईंट की बात हो रही है। ये लाल ईंट जो है, ये हो सकता है कि कई भट्टों में मानक के अनुरूप बनाई जा रही हो, हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, परंतु ये सत्य है कि लाल ईंट के निर्माण में जो मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी से जो कच्ची ईंट बनाई जाती है, उसका भी एक फंडा होता है। उसमें फंडा ये होता है कि लाल ईंट का जो निर्माण होता है, कच्ची जो ईंट बनती है मिट्टी से, उस मिट्टी में नमक लगाया जाता है, नमक डाला जाता है। ये भी ऐसे बहुत सारे फंडों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जो मिट्टी होती है, जो कि मिट्टी काटी जाती है, गूंथी जाती है, इसमें नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने से मिट्टी जो है वो मिक्स हो जाती है बहुत जल्दी। इसमें लेबर भी कम लगता है और समय भी कम लगता है, इसमें भट्टे वालों की बचत भी होती है। परंतु हानि किसकी होती है? मिट्टी से जो ईंट बनाई जाती है, ये मिट्टी जब आपके घरों में लगाई जाती है, लाल वाली मिट्टी, जिसमें अधिकांश रूप में नमक मिलाया जाता है मिट्टी में, और ये मिट्टी के जो ईंट होते हैं, लाल ईंट, ये नमक मिली हुई मिट्टी से जब ईंट बनता है, तो सर्दियों में नमक आप जानते हो मॉइस्चर को जल्दी खींचता है, उसमें नमी जल्दी आती है। तो लाल ईंट से जब आप अपना घर बनाते हैं, ये किसी के व्यापार के लिए दुष्प्रचार नहीं हो सकता, परंतु वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं, उनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो ये सत्य है कि नमक जो मिट्टी में डाला जाता है, उससे जो ईंट बनती है, इससे जो फाउंडेशन में मिट्टी लगती है, यानी डीपीसी में जो मिट्टी लगती है, उसमें मॉइस्चर आता है और ये मिट्टी प्लास्टर को भी छोड़ देती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और मकान की जो आवास की जो सीमा होती है, जो उम्र सीमा होती है, वो भी कम हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि लाल ईंट का प्रयोग न किया जाए, परंतु सिस्टम में बैठे हुए लोग जो कि एनजीटी
और सीपीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, हमारे बहुत सारे भट्ठे वाले भाई ऐसे हैं जो कि नमक का प्रयोग करते हैं, उनको नमक का प्रयोग बंद करना होगा। नैतिक जिम्मेदारी हमारी ये बनती है। और यदि ऐसा नहीं होगा, यदि ऐसा ही चलता रहेगा, तो किसी न किसी दिन ऐसे जो भट्ठे होते हैं ये लुप्तप्राय हो जाएंगे और इनका जो डाइवर्जन होता है किसी न किसी प्रगतिशील प्रौद्योगिकी के रूप में हमारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि इतिहास अपने को हमेशा दोहराता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी हों, बहुत सारे अच्छे अधिकारी होते हैं, कार्य करते हैं, बहुत सारे हिपोक्रेट्स अधिकारी होते हैं जो कार्य नहीं करते हैं। हमें अच्छी तरह से पहचान लीजिए, 353 लगा दीजिए, परंतु जब बाहर आएंगे तो और भी ज्यादा चीखेंगे। तो ऐसे जो भट्ठे होते हैं, जो कि ऐसे बहुत सारे भट्ठे हैं, ये हम किस भट्ठे में करें इसका उल्लेख करने की जो चीज होती है ये रह नहीं जाती है कि हम कानपुर देहात के कौन से भट्ठे में हैं, या कानपुर देहात के किस एरिया में हम घूम रहे हैं, या कानपुर देहात के बाहर भी कहां पे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्यों? मैं खुलेआम ये कह रहा हूं, 19,718 भट्ठे उत्तर प्रदेश के संदर्भों में 10,000 से भी अधिक भट्ठे ऐसे होंगे जहां पर एससीबीटी के तकनीक से ही भट्ठे संचालित हो रहे हैं और इस तरह से जहर उगल रहे हैं। तो इसलिए किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि यदि आम आदमी के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है तो ये तत्कालिक रूप में ये बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात हो या राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की बात हो। कल 4 मई है, कल नई सरकार का गठन होगा, कल से क्लियर हो जाएगा कि कौन देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पे जा रहा है, चेयर पे जा रहा है। तो अब जो सबसे पावरफुल कुर्सी में जाएगा, चेयर में जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं उनमें जिस तरह से खिलवाड़ होता है वो किस हद तक कहां तक जाकर के बंद होगा और आम आदमी का जीवन सुरक्षित होगा। ऐसे कुछ भावनाओं के साथ में ऐसे अपने शब्दों को विराम देते हुए हमारी ये रिपोर्ट कैसी रही, और ऐसे भट्ठे जो चल रहे हैं तो सीपीसीबी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बैठे हुए हिपोक्रेट्स अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, ये सब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे अधिकारियों को सजा क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि जब अधिकारी चाहेंगे तब ऐसी तकनीक जो है ये अपग्रेड हो जाएगी और जिग जैग भट्ठे जो है वो संचालित होंगे। तो ऐसी भावना के साथ में आप लोग देखते रहिए विवेचना अविनाश के साथ एवं अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।